हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 5 मार्च 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से फर्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के कोटा के बारे में। अभी जो इसी वीक में 75% जॉब्स के रिजर्वेशन की बात की गई है और एक एक्ट पारित करवा लिया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 50,000 से कम की जो भी सैलरी वाली प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स होंगी और जो फर्म्स 10 से ज़्यादा लोगों को जॉब दे रही हैं उन लोगों को 75% जो है वैकेंसीज़ हरियाणा के लोकल लोगों से फुलफ़िल करनी पड़ेगी, या फिर उन लोगों से जो लोग हरियाणा में पिछले 5 सालों से लगातार वहाँ पे रह रहे हैं। तो एक तो इस आर्टिकल को देखेंगे। वैसे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो हमने सुबह एडिटोरियल में डिस्कस कर लिया था, बट अभी हम इसमें एक और कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम दूसरा न्यूज़ जो देखेंगे वो है न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच के रिलेशंस की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी वहाँ पर विजिट पे गए हुए हैं, तो एक ये डिस्कशन करने वाले हैं हम। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्वैकरली सिमोंस ने अपनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की जो भी पूरी यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग डिक्लेयर की है, जिसमें इंडिया की टॉप 100 जो रैंकिंग है ना वर्ल्ड की, उसमें इंडिया के 12 इंस्टीट्यूशंस का नाम आया है और 25 प्रोग्राम्स का मेंशन किया गया है। देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा फ्रंट पेज पे हमारे लिए काम की न्यूज़ है कि ईपीएफओ के बोर्ड ने फाइनलाइज कर दिया है कि अब जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो 8.5% मिलेगी। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये न्यूज़ नहीं है, ये आपके लिए टास्क है कि ईपीएफओ के बारे में अब आप गूगल करोगे और उसके बारे में थोड़ी डिटेल गेन करोगे। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, अभी बेंगलुरु को डिक्लेयर किया है कि बेंगलुरु मोस्ट लिवेबल सिटी है इंडिया में, और दिल्ली का जो रैंक है वो 13वां स्पॉट रहा है। जानेंगे क्या है इस रिपोर्ट में निकल के आया, कौन से मिनिस्ट्री ने ये बात बताई है। इसके आगे देखते हैं। चाइनीज़ रोल को रिड्यूस करने के लिए इंडिया अपनी तरफ से पहली बार कदम उठा रहा है कार्गो कंटेनर्स को डेवलप करने के लिए, कि हम आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा अभियान है उसको कंटिन्यू करने के लिए कार्गो कंटेनर्स इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से पीएसयूज हैं वो इन्वॉल्व होंगे और क्या है पूरा मुद्दा, जानेंगे इसको। आगे चलते हैं। फिर आगे एक्सप्लेन पेज पे केवल एक आर्टिकल काम का है, जिसको हम फ्रंट पेज वाले आर्टिकल से ही एसोसिएट करके कंटिन्यू पढ़ेंगे, जिसमें हरियाणा के कोटा के बारे में जो अभी हमने बात की कि 75% जॉब्स को रिजर्व करने की बात की है डोमिसाइल बेसिस, मूल निवास के आधार पर। तो इसका क्या है पूरा प्रोविज़न वो जानेंगे। पहले क्या क्या कदम हुए हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हुए हैं और इंटरनेशनली क्या ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, सारी डिटेल जानेंगे इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो आज हमें डिस्कस करनी हो, बट हाँ इकोनॉमी पेज पे हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि इनफॉर्मल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं प्राइवेट बैंक जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं। तो उससे क्या है प्रॉब्लम आती है कि जो लोग को, जो आप देख रहे हो अभी सेकंड फेज चल रहा है कोविड-19 वैक्सीनेशन का, तो उसके चलते अभी वैक्सीन जो लेने वाले लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई कर रखी है, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करना है इन हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं। पर वो क्या बीच में थोड़ी सी एक तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करके लोगों को जो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच रहे हैं हॉस्पिटल्स में उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बजाय कि जिन लोगों ने एनरोल किया है कोविन वेबसाइट के थ्रू, जो मेन प्लेटफॉर्म है ना कोविड वैक्सीनेशन देने के लिए, एक वेब पोर्टल उसका नाम है कोविन। और साथ में जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके बेसिस पे लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, बट उन अपॉइंटमेंट्स को एक तरीके से ज़्यादा सीरियसली ना लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल में पहुँच रहा है ना बंदा, उसको पहले वो वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रायोरिटी ग्रुप है ना वो लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के ये आर्टिकल है। थोड़ा सा और देख लेंगे, मेन चीज़ जो थी वो हमने देख ली, बाकी इकोनॉमी पेज पे भी कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल है जिसमें यूएस में जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड बढ़ रही है। तो सेंसेक्स जो पिछले 1-2 दिन में हमने देखा था कि राइज हुआ था 51,000 तक पहुंच गया था, वो फिर से डाउन चला गया। देखो 50,000 के लगभग आ गया फिर से।
ठीक है। तो ये यील्ड का सिस्टम और ये अभी इस आर्टिकल में कुछ भी डिटेल में नहीं बताया हुआ है, बस इतना सा है कि अगर यूएसए के बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ रही है ना, इसका मतलब ये हो गया कि लोग जो हैं वो इंडिया से पैसा निकालेंगे। लोग कौन? जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकालेंगे और यूएसए में ले जाके लगा देंगे, बस ये है इसका। तो इस वजह से सेंसेक्स जो है वो डाउन चला गया। बाकी एक भी आर्टिकल काम का नहीं है इकोनॉमी पेज पे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल फ्रंट पेज पे 75% कोटा दिया जा रहा है। 50,000 सैलरी अगर हो किसी की ग्रोस सैलरी 50,000 उससे कम पे, ठीक है। हरियाणा का ये कोटा लो है, ये कहीं ना कहीं रिकवरी को स्लो कर देगा, जॉब्स में भी कमी आएगी और एक इंस्पेक्टर राज की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो कुछ भी वो काम करेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले, उनको गवर्नमेंट सेक्टर से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये तो वही बात हो गई जो 1990 से पहले का माहौल हुआ करता था, लाइसेंस राज जो हुआ करता था। क्योंकि सुबह हमने ये आर्टिकल डिस्कस भी किया था ना, जीरो सम बिल, इसमें भी डिटेल में यही जानने को मिला था। एडिटोरियल को आप फॉलो करो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो। और अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल हो, यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लोकल बोर्न जो भी हैं, लोकल जो लोग हैं जो स्टेट में रह रहे हैं या तो पिछले 5 सालों से या लोकली पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए 75% जॉब सिक्योर करने की बात की है प्राइवेट कंपनीज में। और वो 75% जॉब सिक्योर किस में रहेगी? जिन पोस्ट पर सैलरी जो है मंथ बेसिस पे 50,000 से कम है, ठीक है। तो पोस्ट कोविड अगर सिनेरियो की बात करें, कोविड-19 का जो अभी चल रहा है पूरा, जिसमें वैक्सीनेशन भी लग रहा है, हर्ड इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं अचीव होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसमें अगर इकोनॉमिक रिकवरी को देखें तो उसको कहीं ना कहीं ये सेटबैक मिलेगा एक। साथ में जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस बर्डन कि प्राइवेट सेक्टर को इस चीज़ के लिए मानना ही पड़ेगा, तो वो भी बहुत मुश्किलों का कारण पड़ेगा। और साथ में इंस्पेक्टर राज, क्योंकि अब पुलिस या फिर जो भी इंस्पेक्शन करने वाली एजेंसीज हैं वो बड़ा अलर्ट होकर के इस पर नोटिस करने वाली हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन कंडीशंस को मान भी रही है या नहीं। तो ऐसे तो वही बात होगी, आप डिस्करेज करना चाहोगे प्राइवेट सेक्टर को, राइट। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इस बिल का नाम क्या है इस एक्ट का? हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, इस एक्ट को ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो कंपनीज को, सभी कंपनीज को, चाहे वो एलएलपी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाली हो, या फिर कोई भी ट्रस्ट हो, कोई सोसाइटी हो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो जो कि 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को जॉब देती है, उन लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए 75% जॉब्स रिजर्व रखनी पड़ेगी उन सभी पोस्ट पर जिन पर मंथली सैलरी 50,000 से कम है, ठीक है। और आप देखोगे इन सभी कंप्लायंसेस को फॉलो ही करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। देखो, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट दिया है कि लोकल लोगों के पास में जॉब बहुत कम है। हम आगे देखेंगे, देखो कि हर 10 में से 4 जने जो हैं वो हरियाणा में जॉब के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ये एक प्रोविज़न डाला है गवर्नमेंट ने वहाँ पर। बट इंडस्ट्रियल प्लेयर्स का ये कहना है कि बोले ये एक यूनानिमस, मतलब अपनी तरफ से ही बिना सोचे समझे कानून लाया गया है, जो कि एक रिग्रेसिव हो सकता है, प्रोग्रेसिव नहीं है। मतलब कि आज का जो माहौल है जिसमें प्राइवेटाइजेशन या फिर एक प्रोग्रेसिव मैनर में काम करने का जो एक सिनेरियो बन रहा है, वहाँ पर ये एक कंजर्वेटिव कदम है जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है पर्टिकुलरली हरियाणा को और जनरल वे में इंडिया को। क्योंकि हरियाणा से इंस्पायर होकर के फिर और भी स्टेट्स ऐसा करेंगे, क्योंकि पहले जैसे आंध्र प्रदेश ने किया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने किया, वहाँ से हरियाणा ने इंस्पिरेशन ली, कर्नाटका ने किया। तो वहाँ पर क्या है, अभी भी कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आना बाकी है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइवेट सेक्टर को इस चीज़ के लिए एक ऑब्लिगेटरी बनाना कि भाई आपको करना ही पड़ेगा 75% रिजर्वेशन देना, ये सही है या गलत है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर ये जो कानून लाया गया है ना, इसके पहले जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोगों से प्रॉपर कंसल्ट भी नहीं किया गया। ये एक अपने आप में कंसर्न्स राइज किया जा रहा है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। अब सीधा हम एक्सप्लेन पेज पे इसी इशू को डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं। हम आ गए अब एक्सप्लेन पेज पे। देखो, हरियाणा कोटा द फाइन प्रिंट, ठीक है। अभी इसी हफ्ते की बात है, अर्लियर दिस वीक,
कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया है, जो हम डिटेल ऑलरेडी देख चुके हैं, कि 75% प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स रिजर्व करने की बात की गई है, और स्पेसिफिकली किन के लिए, जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, जिन पोस्ट पे, लोकल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो इस प्रोविज़न ने या फिर इस कदम ने एक बार फिर से रिन्यू कर दिया है उस डिबेट को, जो ये ऑलरेडी बातें चल रही थी कि प्राइवेट कंपनीज़ में क्या रिजर्वेशन प्रोविज़न करना चाहिए, और रिजर्वेशन प्रोविज़न करना भी चाहिए तो उसका बेसिस क्या होना चाहिए। तो फिलहाल तो देखो, हरियाणा ने जो आउटले किया है या फिर जो अपना लॉ बनाया है, उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से असेंबली ने ये बिल पास किया है और क्या प्रोविज़न इस एक्ट के किए गए हैं। देखो, जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इसी तरीके का बिल पास किया था, पर हाँ, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इस जो आंध्र प्रदेश का एक्ट था ना प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर के, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी लगी हुई है, बट अभी तक भी मेरिट्स पे हियरिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, पर हाँ, ये थोड़ा सा सेंस वहाँ पर है प्राइमा फेसी, मतलब एक बार देखने में तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का पूरा चांस बन रहा है। तो यहाँ पर देखो, लीगल इश्यूज क्या आ रहा है वो थोड़ा हम जान लेते हैं। तो दो लीगल इश्यूज यहाँ पे फंस रहे हैं। पहला तो ये कि डोमिसाइल मतलब प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बेसिस पे अगर आप रिजर्वेशन देते हो जॉब में, तो देखो एजुकेशन के लिए तो ये कॉमन है कि हाँ, अपने खुद के डोमेस्टिक लोगों के लिए या लोकल लोगों के लिए आप एजुकेशन में रिजर्वेशन प्रोविज़न करते हो, वो तो एक्सेप्टेबल है। बट एम्प्लॉयमेंट में देना ये अपने आप में पहली बार, मतलब वो भी प्राइवेट सेक्टर में, वो अपने आप में एक सवालिया चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए तो देखो प्रोविज़न ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर सोसाइटी में कोई भी ग्रुप, कोई भी सेक्शन प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं रख पा रहा है पब्लिक सेक्टर में, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए आप रिजर्वेशन दे सकते हो। बट प्राइवेट सेक्टर में देना इज़ अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट जॉब तो देखो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट उसके लिए चल रहा है, बट प्राइवेट सेक्टर में देना कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जो है ना, इक्वेलिटी ऑफ द सिटीजन्स, उसको डिनाई करने का बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप चलती है, जो कि इंडियन सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, अलग अलग सिटीजनशिप थोड़ा ना चलती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बिल्कुल ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है, वो एक प्रोविज़न कर सकती है रिजर्वेशन का, कि अगर कोई कम्युनिटी प्रॉपरली, कोई बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती है कोई कम्युनिटी, या फिर स्टेट के ओपिनियन में ऐसा है, मतलब सरकार के ओपिनियन में ऐसा है कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं खुद को सर्विसेज में, जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज है उनमें, तो उनके लिए प्रोविज़न कर सकता है। बट पॉइंट ये है कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा करना है कि नहीं, ये चीज़ कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के लिए अब देखने वाली बात है। क्योंकि अब पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि जहाँ पर हम एक तरफ प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल है नहीं, तो उस केस में यहाँ पर अब जो जुडिशरी है वो फाइनल इंटरप्रिटेशन देगी कि क्या होगा। वैसे तो मोर और लेस चांसेस तो ये लग रहे हैं कि स्ट्राइक डाउन होगा ये, पर फिर भी क्या इसके रेपरकशंस होंगे वो हमने सुबह आर्टिकल में, एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था कि कम से कम एक शुरुआत तो हो ही गई है, जो कि एक चिंगारी का काम करेगी। हो सकता है आने वाले टाइम पे बड़ी आग में भी कन्वर्ट हो जाए, जब सभी स्टेट्स इस तरीके के रिजर्वेशन प्रोविज़न कर देंगे प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर क्यों अट्रैक्टेड फील करेगा जी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी तो एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा लो मैंडेटिंग रिजर्वेशन, ये कानून जो बनाया गया है, क्या इसमें कोई लीगल डाउट है प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, इक्वालिटी प्रोवाइड करना सभी सिटीजन्स को, ये स्टेट की ड्यूटी है, ये हमें पता है। और इसी के लिए कहीं ना कहीं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन का प्रोविज़न आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में दिया हुआ भी है कि स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर सकती है। बट हमने सुबह देखा था ये स्टेट कौन है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को ये पावर दी हुई है कि आप जॉब्स में रिजर्वेशन अगर देना चाहते हो तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर नहीं दी हुई है। साथ में सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात भी की गई है। आर्टिकल 16 को अगर थॉरोली या ऊपर फौरी तौर पे हम देखें तो क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो बोला जाता है ना उसको। तो वो चीज़ भी आप कैसे डिनाई कर सकते हो दूसरे स्टेट्स के जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं वो इंडियन सिटीजन ही जबकि। तो देखने वाली बात है कि अब कितना क्या काम होता है, आगे जुडिशरी बताएगी। अब बात आती है कि गवर्नमेंट के पास में क्या इसके बेसिस थे जिसके बेसिस पे ये कानून लेकर के आ गई। देखो,
कि पब्लिक सेक्टर में जो जॉब मिलती है ना, वो अब क्या बोलो बहुत कम हो गई है। एक डेटा के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि लगभग 14% जॉब्स जो है ना, वो तो देखो देता है पब्लिक सेक्टर, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आ गई हैं, ठीक है। और बची हुई 86% जॉब्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। तो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके के प्रोविजंस लेकर के आ रही हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पर 86% जॉब्स जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, तो वहीं पर जॉब सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे लोकल लोगों को। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि देखो प्राइवेट सेक्टर जब भी कोई काम करना शुरू करता है तो उनको कितने सारे फायदे मिलते हैं। लैंड सस्ती मिल जाती है, सब्सिडाइज रेट के उन पर क्रेडिट मिल जाता है, पब्लिक बैंक से टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाता है। तो बोले सरकार का फायदा तो ये पूरा उठाते, तो ये सही, ये भी तो सरकारी एंटिटीज ही हो गए। देखो ये बड़ी रिग्रेसिव बातें हैं वैसे तो, खैर पर हम आर्टिकल की बात ही करते हैं, ठीक है। और इसलिए एक लेजिटिमेट राइट बन गया कि एक रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई जाए कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दिया जाए। जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है ना, उनको भी सीट्स को रिजर्व रखना पड़ेगा एडमिशन के लिए स्कूल्स में, कि जो बच्चे बैकवर्ड रीजन से या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उन लोगों को एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में भी मिले, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बेसिस पे। देखो 2004 में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट जो थी, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से इस अफर्मेटिव एक्शन के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स स्टैब्लिश किया था और उनको ये कहा था कि आप वायबिलिटी चेक करो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर में क्या रिजर्वेशन का प्रोविजन करना चाहिए। तो उसी चीज़ को लेकर के फिर बाद में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने अपनी तरफ से सब्सिक्वेंटली मतलब अपनी रिकमेंडेशंस दी, बट वही है कि अभी तक भी उन पॉलिसीज़ पे ज़्यादा कुछ अप्लाई हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सरकारों ने कोशिशें पहले भी की हुई है, बट यहाँ पर जो पॉइंट है वो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट मतलब सोशल जस्टिस के बेसिस पे ये काम हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, डोमिसाइल बेसिस पे। डोमिसाइल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना अपने आप में गलत साबित हो जाता है करंट प्रोविजंस के बेसिस पे। बाकी तो देखो जुडिशरी बताएगी, हम डिसाइड नहीं कर सकते सही है कि गलत है। आगे चलते हैं। इस तरीके के कदम, अफर्मेटिव कदम जिसमें एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देना, ऐसे कोई कदम और भी कंट्रीज में है। तो देखो यूएसए में एक लॉ है जिसका नाम है सिविल राइट्स एक्ट 1964। उसमें अगर कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है, तो उस भेदभाव की वजह से जिन लोगों को परेशानी हो रही है उन लोगों को कंपनसेशन देने की बात की जाती है वहाँ पे, चाहे वो रेस के नाम पर वो भेदभाव हो रहा हो, चाहे कलर या नेशनल ओरिजिन, रिलीजन या फिर सेक्स। तो जहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन जिसके साथ हो रहा है ना, उसको फ़ायदा देने की बात की जा रही है। इसी तरीके से कनाडा में भी एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट है, वो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करता है कि कहीं पर भी उनके साथ में कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो माइनॉरिटी को कंपनसेशन प्रोवाइड करने का स्कोप है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू, अब यहाँ पर भी देखो आप, नेशनल ओरिजिन पे भी प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो ये तो बहुत प्रोग्रेसिव कदम है। और हमारे यहाँ पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, बोला बाहर वाले लोगों को ही हम अलाउ नहीं करेंगे। तो सुबह वाले आर्टिकल में क्या बोला था, बोले ये तो हमारा इंटरनल H1B वीज़ा वाला इशू हो गया, जिसमें हरियाणा के लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी बाहर वाले लोगों को नहीं मिलेगी। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि बोला हमारे यहाँ पर ही हमारे लोगों को ही हम नौकरी देंगे, बाहर वालों को नहीं देंगे। तो ये चीज़ तो बड़ी कंसर्निंग है, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को लेकर के। देखो अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो बांग्लादेश गए हुए हैं, और ये टाइम वो है जब बांग्लादेश के लिबरेशन को लगभग क्या पूरे 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का मतलब हो गया आज का बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान का मतलब हो गया आज का पाकिस्तान, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो एक आइडियोलॉजिकल इश्यूज था, कभी लैंग्वेज को लेकर के कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो प्रेशराइज कर रहा था किसको, ईस्ट पाकिस्तान को, कि भाई आप बांग्ला लैंग्वेज को नहीं मानोगे, आपको उर्दू लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा। हर एक चीज़ में दोनों पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गैप था, और उसका रिजल्ट क्या निकला, 1971 के टाइम पे दोनों के बीच में लड़ाई, और उसमें इंडिया का सपोर्ट करना बांग्लादेश की तरफ से, और बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था वो बांग्लादेश के तौर पे नए देश के रूप में जन्म लेता है। देखो पिछले साल से अभी तक का अगर हम देखें तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और जो
ये एनआरसी वाला जो मुद्दा था, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप वाला, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज आए थे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। क्योंकि हो क्या रहा था कि एनआरसी अपडेट के बाद में असम से जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश से आ गए थे, उनको डिपोर्ट करने की बात की जा रही थी। तो उनको बांग्लादेशी कह करके एड्रेस किया जा रहा था। तो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि इन लोगों को अगर डिपोर्ट करेंगे तो हमारे रिलेशन कैसे इसने एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में आगे बढ़ पाएंगे। बट वही है कि आज 50 साल हो गए लगभग बांग्लादेश को लिबरेट हुए। उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसी महीने में लगभग 26 तारीख के लगभग 26 मार्च के लगभग जाएंगे बांग्लादेश की विजिट पे, और उसी से पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी वहाँ पर विजिट में गए हुए हैं। देखो, दोनों जो कंट्रीज़ हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साउथ एशिया की प्रोस्पेरिटी के लिए। साथ में इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात करें जिसमें ओपन और एक बैलेंस्ड मैनर में एक कॉपरेशन की बात की जाती है, तो वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज 1971 का जो लिबरेशन वॉर था उससे लेके आज तक बांग्लादेश के रिलेशनशिप में देखें तो करंट जो रिजीम है उसको कंसिडर किया जाता है कि अभी जो रिलेशनशिप का लेवल है ना वो हाईएस्ट है, मतलब पीक पे चल रहा है। साथ में इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, एक तो नेबरहुड फर्स्ट और एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों में बांग्लादेश की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आगे अगर चलें तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी तो चीज़ें क्या डेकोरेटिव हैं कि दोनों साथ में चलेंगे, बहुत सारा कॉपरेशन है, बहुत सारा स्कोप है, वो चीज़ें हमारे काम की नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कम से कम कि अभी हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। मेंस के हिसाब से तो एडिटोरियल में हम देखेंगे इन चीज़ों को, राइट। तो अब देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल डील्स इनके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उन पे चलते हैं। एक तो अच्छे रिलेशनशिप की वजह, मतलब वजह क्या है, एक स्कोप कब बना जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको बांग्लादेश परचेज कर रहा है। तो आप देखोगे मेड इन इंडिया वैक्सीन को परचेज करना ये बहुत ही बड़ी एक अपने आप में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है कि जबकि और भी बहुत सारे स्कोप हैं बट इंडिया से ही वैक्सीन परचेज किया जा रहा है। नंबर 2, एक ट्रायल रन कंडक्ट किया जा रहा है कंटेनर कार्गोज के लिए, मतलब एक रेलवे ट्रैक पूरा का पूरा जिसमें चट्टोग्राम पोर्ट जो कि बांग्लादेश में है वहाँ से लेकर त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला वहाँ तक आप देखोगे एक कार्गो ट्रायल कंटिन्यू है जिसमें बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कनेक्शन होगा। अच्छा, कंटेनर कार्गो, सॉरी, रेलवे ट्रायल नहीं है, बेसिकली ये इनलैंड वाटरवे ट्रायल है, ठीक है, पानी के थ्रू जो वहाँ पे मेघना रिवर है या फिर जो पद्मा रिवर है उनके थ्रू, या बराकर रिवर है, उनका जो पूरा लिंक है ना वहाँ पे, बराक रिवर, बराकर नहीं बराक रिवर, ठीक है, इनके बीच में जो पानी का पूरा स्कोप है वहाँ पे वाटरवेज जो हैं बांग्लादेश के, उनके थ्रू कनेक्शन देना। साथ में 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव्स का हैंड ओवर करना, ठीक है, ब्रॉडगेज जो होती है ट्रेन की जो ट्रैक होती है उनके बीच के डिस्टेंस वाइज ब्रॉडगेज, ठीक है, 1.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये, ठीक है, 2 रेलवे ट्रैक्स के बीच के डिस्टेंस, उसके 10 लोकोमोटिव्स, दैट मीन्स जो ट्रेन के इंजन होते हैं वो हैंड ओवर किए गए हैं। साथ में कंटेनर और पार्सल ट्रेन्स हैं वो रन करेंगी। तो ओवरऑल कॉपरेशन आपको देखने को मिलेगा। देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो लिंक है ना मेनलैंड इंडिया का, वो बांग्लादेश के थ्रू इंश्योर होने में बड़ा आसान रह सकता है और उस पर दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर के काम भी कर रहे हैं। और तो बाकी देखो, थोड़ा सा एडिटोरियल पेज पे जब आएगी डिटेल तब और देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि इंडिया ने स्कोर किया है क्वेकरली सिमोंस की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग आती है उसमें इंडिया के 25 ऐसे प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड के टॉप 100 में कंसिडर हुए हैं और 12 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टॉप 100 में कंसिडर हुए हैं। तो ये चीज़ देखो आप कि जो 12 जो टॉप इंस्टीट्यूट है ना वो पिछली बार 2020 में कितने थे, इंडिया से केवल 8 ही थे जो बढ़कर के अब 12 हो गए हैं। आईआईटी गुवाहाटी, जेएनयू, अन्ना यूनिवर्सिटी और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो हैं वो न्यू एंट्रेंट है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर होने वाले इंडिया की तरफ से। और पिछली बार मतलब 26 प्रोग्राम थे जो टॉप 100 में थे, अब की बार एक घट के केवल 25 ही रह गए हैं। और साथ में आप देखोगे कि ये जो 25 प्रोग्राम वाली जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनमें से 17 प्रोग्राम तो केवल और केवल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, ठीक है।
देखो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, उसमें सब्जेक्ट वाइज जो रैंकिंग डिक्लेयर की गई है वो आप देखोगे अब की बार कितनी है, टोटल टॉप 100 में से 25 प्रोग्राम आए हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है, जो टॉप 100 ये हो ही गया, और 12 इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाईलाइट हुए हैं या फिर जो टॉप 100 में कंसिडर हो रहे हैं इंडिया की यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, टॉप 100 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की देखें तो उनमें से इंडिया की कितनी आई है अब की बार, 12, जो पिछली बार केवल 8 ही थी। इनमें IIM कलकत्ता जो है वो कहीं ना कहीं अभी हमें पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके बीच में जो एक तरीके से खींचतान चल रही है, मैनेजमेंट एकदम प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से IIM कलकत्ता को तो देखो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, रैंक बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई। जो पिछले साल IIM कलकत्ता की रैंकिंग थी ना वो 101 से 150 वाले बैंड में थी, जो कि रिड्यूस होकर के कितनी होगी 450 से 500 वाले बैंड में आप देख सकते हो। बाकी IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM लखनऊ, IIM कोझिकोड ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है ना, वो इकलौती ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि 100 के क्लब में एंटर हुई है इंडिया से, और उसमें भी बेसिकली उसका जो लॉ का प्रोग्राम है ना, लॉ की एजुकेशन, कानून की जो पढ़ाई होती है, उस एजुकेशन वाले कोर्स के लिए इसको रैंक मिली है, OP जिंदल को 76th रैंक मिली है ग्लोबली। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, और ये चीज़ मैंने पहले बताई दी आपको कि 17-25 में से ग्लोबली जो हाई रैंक जो लिस्ट आई है उसमें 25 जो प्रोग्राम्स हैं, उन 25 प्रोग्राम टॉप 100 में से 25 प्रोग्राम इंडिया के हैं। उनमें 25 में से 17 तो केवल और केवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। IIT मद्रास का जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो ज़्यादा हाईएस्ट रैंक गेन कर पाया है वर्ल्ड में, 30th रैंक पे है। बाकी तो देखो ये चीज़ें बड़ी माइनर चीज़ें बताई हुई है, वो आप खुद से देख लो एक बार, आपके सामने एकदम जूम है स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट न्यूज़ है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का। बेंगलुरु को मोस्ट लिवेबल सिटी की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि दिल्ली 13वें स्थान पर रहा है। देखो ये जो डिक्लेरेशन होता है ना, ये यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री, मतलब यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा डिक्लेयर की जाती है। एक तो ये ध्यान रखना है हमें। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग जो इंडेक्स है उसमें ये देखा जाता है कि सिटीज़ का माहौल कैसा है, हर एक बहुत सारे सेक्टर्स में देखा जाता है, जिनमें ये चेक करना नंबर 1 कि वहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, प्राइसेस देखो लैंड के, रेंट कितना लगता है, ये अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं उन पर थोड़ी स्टडी की जाती है और फिर उसके बाद में ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। तो ओवरऑल बात क्या है, बेंगलुरु को सबसे सही बताया है कि यहाँ रहने के हिसाब से सबसे बढ़िया सिटी कौन सी है, तो वो है बेंगलुरु। उसके बाद में पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और सूरत। ठीक है, इसके अलावा 49 सिटीज़, ठीक है, मिलियन प्लस मतलब ऐसे सिटीज़ जिनमें 10 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उनमें दिल्ली को रैंकिंग मिली है कितनी, 13th। और बॉटम की अगर बात करें ना मिलियन प्लस सिटीज़ में, तो अमृतसर, गुवाहाटी, बरेली और धनबाद और श्रीनगर, ये ऐसे सिटीज़ है जहाँ पर मतलब इस रैंकिंग में बहुत फिसड्डी साबित हुई है, ऐसी सिटीज़ हैं वो। ओके, इसके अलावा मिलियन से कम, मतलब 10 लाख से कम लोग जिन सिटीज़ में रहते हैं, उनकी रैंकिंग में सबसे शानदार परफॉर्म किया है यहाँ पर, एक सेकंड, मुझे जहाँ तक इंदौर है, हाँ, मिलियन से कम पॉपुलेशन वाले रीजन में आएगी इंदौर, तो वो म्यूनसिपैलिटी वाला है, सॉरी। ठीक है, शिमला ने टॉप किया है मिलियन से कम वाले रीजन में लिवेबल सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है उसमें एसेस किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है वहाँ पर। बहुत सारे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए, वो क्या किए जा रहे हैं, उन चीज़ों। साथ में सिटीजन्स का परसेप्शन सर्वे किया जाता है, सिटीजन से पूछा जाता है कि वो लोग कैसे रह रहे हैं, खुश हैं कि नहीं, क्या मुश्किलें आ रही हैं, तो उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। इसी तरीके से टॉप 10 म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्सेस के हिसाब से देखें, म्यूनसिपल मतलब नगर पालिका के हिसाब से, तो इंदौर ने टॉप किया है, और फिर उसके बाद में सूरत, भोपाल और पिंपरी छिंदवाड़ा और पुणे, ये टॉप ये सिटीज़ हैं जो कि म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस, म्यूनसिपल का मतलब हो गया कि वहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और इंदौर का तो हमें पता ही है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हर बार पिछले लगातार शुरू में तो मैसूरू को मिला था, और बाकी लगातार पिछले 3 जो रैंकिंग मिली है, तीनों में इंदौर ने टॉप किया है। ठीक
ठीक है, इन्हीं चीज़ों पे देखो बार बार बताया जा रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ बड़ी काम की आ रही है, वो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। देखो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था ना, उसमें फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन या फिर अर्बन लोकल बॉडीज को ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी, राइट। अभी क्या है, यहाँ पर ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, इनके पास में बहुत कम ऑटोनॉमी है कि वो फंड रेज कर सके। तो ज़रूरत किसकी है, यहाँ पर बताई जा रही है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को एक बार फिर से अमेंड किया जाए और अमेंडमेंट लाए जाए और प्रोविज़न दिए जाएं, जिससे कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में जो डेवलपमेंट होता है उसको और ज़्यादा ऑटोनॉमस बनाया जा सके। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की रहमो करम पर ही ये अर्बन सिटीज़ जो हैं वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। तो ज़रूरत किस चीज़ की है, अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। देखो केवल लगभग 111 सिटीज़ हैं जिनका सर्वे हुआ है, उनमें केवल 20 ही ऐसी सिटीज़ हैं जो अपने लेवल पे बॉन्ड्स रिलीज़ करके उधार ले सकती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट फंड्स को स्टैब्लिश कर सकती हैं। अब आप देखो कितनी 91 सिटीज़ जो हैं वो केवल और केवल सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वो जो देती हैं उसी के हिसाब से काम करती रहती है, मतलब उनके पास में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। देखो हमारे यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ द प्लानिंग की ज़रूरत है, डेवलपमेंट लाना होता है सिटीज़ में, हाउसिंग को एक्सपेंड करना, वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को टैकल करना, ये सारी ड्यूटीज़ कहीं ना कहीं म्यूनसिपैलिटीज़ के हाथ में रहती है। बट प्रॉब्लम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी मतलब एक जो होना चाहिए ना कि अपनी जो पकड़ है उसको थोड़ी सी भी हल्की करने की कोशिश नहीं की है। आज आप जिस भी सिटी में रहते हो वहाँ पर आप खुद देखो कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो इलेक्शंस होते हैं तो उनकी आइडेंटिटी किस पे चलती है, जो नेशनल पार्टीज़ है, बीजेपी, कांग्रेस, कभी बीएसपी, कभी एसपी, इन पार्टीज़ की लाइन के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं। जबकि 74th और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस लिए था कि ग्राउंड रूट मतलब जो ग्रास रूट लेवल पे एम्पावरमेंट लेकर के आना था। तो अगर इस नेशनल पॉलिटिक्स को यहाँ पे चलना था तो फिर तो ये मतलब ही क्या रहा फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। साथ में जो मेयर की पोस्ट होती है ना, वो अभी केवल 1 साल के लिए होती है, तो 1 साल में तो बंदा समझ ही नहीं पाएगा जो भी पोस्ट पे लाएगा, इस मेयर की पोस्ट पे लगेगा। तो बोले इसको एक्सपेंड करके 5 साल की बनाओ, तब जाकर के एक मेयर प्रॉपरली काम कर पाएगा। ठीक है, आज ये अगर पार्टिसिपेशन की बात करें ना म्यूनसिपैलिटीज़ में, वो अपनी टोटल रेवेन्यू का केवल 23% ही हिस्सा जो है वो ऑटोनॉमस वे में अपने हिसाब से एक तरीके से जनरेट कर पाते हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो 14% जो है वो हिस्सा अपनी रेवेन्यू का, मतलब जितना भी इनके मान लो 100 रुपये इनके पास में आ रहे हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के पास में, तो केवल 14% हिस्सा ही अपनी इच्छा से मार्केट से ले सकते हैं, और वो भी किस बेस पे, केवल और केवल टैक्स बेसिस पे। आज 95% जो पैसा आता है ना म्यूनसिपैलिटीज़ के पास में या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास में, वो ज़्यादातर हिस्सा किसके हाथ से आता है, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड। जो वहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन और साथ में जो स्टेट फाइनेंस कमीशंस हैं, वो ये डिवॉल्व करते हैं उनको कि हाँ भाई कितना पैसा इनको मिलना चाहिए। तो ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा इंश्योर करने की ज़रूरत है, ग्रास रूट लेवल पर एम्पावरमेंट लाने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, इसके ऊपर मेरे हिसाब से डेफिनेटली एडिटोरियल आना चाहिए, एक्सप्लेन पेज पे कुछ डिस्कशन होना चाहिए, तब और देखेंगे इस मुद्दे को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।